किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ की फैक्टर्स होते हैं जो हमें जरूर चेक करने चाहिए। आईटी सेक्टर बाकी मैन्युफैक्चरिंग या एफएमसीजी सेक्टर से बिल्कुल अलग चलता है, इसलिए इसका फिनेंशियल और ऑपरेशनल मैट्रिक भी बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आप भी किसी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने 11 फैक्टर फ्रेमवर्क को डिकोड किया जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। हेलो दोस्तों, तो मैं इस टाइम ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने 11-12 साल आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब की है, तो मुझे सारा इन एंड आउट पता है आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पे रह के खुद देखा हूँ प्रैक्टिकली कि आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल क्या है, ये कैसे काम करता है। एट करेंट आईटी इंडेक्स अराउंड 40% डाउन है और इंडिविजुअल आईटी कंपनीज के स्टॉक्स तो उससे भी ज्यादा डाउन है। कुछ आईटी स्टॉक तो 50-60% तक नीचे गिर गए हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो दोस्तों, बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि इस समय आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो गया है। लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक डिटेल वीडियो बना के एकदम आसान लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया जाए। तो दोस्तों, 11 फैक्टर्स को डिटेल में समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आईटी सेक्टर आखिर काम क्या करती है, बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली है क्या आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज का। देखो, अगर कोई एफएमसीजी कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उनका सबसे बड़ा एसेट्स होते हैं उनके मशीन एंड इक्विपमेंट्स। लेकिन सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी में उनके सबसे बड़े एसेट्स उनके एम्प्लॉय होते हैं और उनका नॉलेज बेस, उनकी टेक्नोलॉजी होती है। और आजकल टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट तो हर फील्ड में है। तो जब मैं आप लोगों के लिए टीसीएस फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो बना रहा था जो कि अब चैनल पे ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, तो व्हाइल आई वाज रीडिंग देयर लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, तो टीसीएस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो 2.0 ऐप को अपग्रेड किया है और एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और एसबीआई इस योनो 2.0 प्लेटफॉर्म पे 20 करोड़ यूजर को अक्रॉस 10 लैंग्वेज में सर्विसेज देता है। और ये तो सिर्फ मैंने एक बैंक का एग्जांपल लिया जिसपे टीसीएस ने काम किया है, क्योंकि एसबीआई को आप में से ज्यादातर लोग जानते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बता दूं कि जितनी हमारी इंडियन आईटी सेक्टर की कंपनी है उनका ज्यादातर बिजनेस इंडिया से नहीं आता है, आउट ऑफ इंडिया से आता है। और उसमें भी अगर किसी एक कंट्री की बात करें तो सबसे बड़ा बिजनेस अमेरिका से आता है और अमेरिका में भी नॉर्थ अमेरिका से। तो अगर दुनिया के बड़े से बड़े बैंक्स की बात करूं, चाहे वो अमेरिका का हो या दुनिया के किसी भी देश का हो, तो सारे बैंक ये चाहते हैं कि हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को जोड़ें, उन्हें लेटेस्ट सबसे अच्छी सर्विसेज दें, बी मोबाइल बैंकिंग ऐप सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फ्रॉम साइबर अटैक, सर्वर स्मूथली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बैंकों के पास लार्ज कस्टमर बेस होता है, उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है बैंकों के पास। और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोले तो यूपीआई से बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होता है अब, तो यूपीआई की सर्विसेज अप एंड रनिंग चलनी चाहिए स्मूथली। तो अगर ये सारा काम बैंक खुद करने चलेगा तो उसको हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम बनानी पड़ेगी, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। तो किसी भी बैंक के लिए इसका बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए बैंक्स क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां होती हैं उनको अपना सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो आउटसोर्स कर देती हैं। तो ऐसे काम ये टीसीएस, आईबीएम, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर और भी कई सारी कंपनियां ये लोग करते हैं। और ये आईटी कंपनियां ना ही सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं बल्कि उसे मेंटेन करना, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब एंड टू एंड जितना भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज से रिलेटेड काम होता है वो ये सारी आईटी कंपनीज ही करती हैं और बदले में बैंकों से मोटा चार्ज लेती हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज का बिजनेस मॉडल। इसी तरीके से दुनिया के बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी हो या फिर रिटेल एंड कंज्यूमर, एफएमसीजी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेलीकॉम, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज या फिर हाईटेक टेक्नोलॉजी, ये कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जिनके सॉफ्टवेयर सर्विसेज से रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस, एंड टू एंड सपोर्ट, ये सब कुछ काम हमारी इंडियन आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज करती हैं। और दोस्तों, इससे हमारे देश की इकोनॉमी के ग्रोथ में काफी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि विदेशी क्लाइंट्स का पैसा भारत आता है तो इससे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है।
अगर हम 1990 के दशक की बात करें, जब इंडिया में लिबरलाइजेशन का दौर स्टार्ट हुआ था, इंडिया की इकॉनमी विदेशी निवेशकों के लिए ओपन की गई थी, तो उस समय से लेके अब तक इंडियन आईटी सेक्टर का योगदान सबसे बड़ा रहा है इंडिया की इकॉनमी को ग्रोथ की पटरी पे तेजी से दौड़ने में। तो दोस्तों, अब हमने एक मोटा मोटी समझ लिया कि आईटी सेक्टर का बिजनेस मॉडल क्या है। तो अब चलते हैं अपने 11 फैक्टर फ्रेमवर्क की तरफ, या क्रिकेट की भाषा में बोलें तो अपने प्लेइंग 11 की तरफ, और समझते हैं कि किसी भी आईटी सेक्टर के शेयर को इवेल्युएट कैसे करना है। तो पहले फैक्टर की बात करें तो वो है क्लाइंट ग्रोथ एंड क्लाइंट एडिशन। तो इसको अगर आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर किसी आईटी कंपनी के पास जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट और ज़्यादा काम दे रहा है, उस प्रोजेक्ट का बजट और बढ़ा रहा है, या कुछ नए क्लाइंट आ रहे हैं उस कंपनी के पास। अब ये सब पता कैसे चलेगा? तो इसके दो मेन तरीके हैं। तो जो पहला और रिलेटिवली आसान तरीका है वो ये है कि आप कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू चेक करो, मतलब कि सेल्स ग्रोथ चेक करो। कंपनीज अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट और एनुअल रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट माने कि एनएससी और बीएससी के वेबसाइट पे अपलोड करती हैं। तो या तो आप वहां से देख लो, या अगर आप क्विक रेफरेंस चाहते हो तो किसी भी स्क्रीनर की वेबसाइट पे देख सकते हो। जैसे अभी के लिए मैं आपको टीसीएस का स्क्रीनर पे ले चल के दिखाता हूँ। तो मैंने ब्राउजर ओपन कर रखा है, इसमें मैं स्क्रीनर ओपन कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ टीसीएस। ठीक है, तो टीसीएस का पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो चलते हैं, एक सेकंड यहाँ पे। अब ये देखो, अगर मार्च 2023 क्वार्टर से देखें तो ये मार्च 2023 में 59,000 करोड़ का, फिर जून क्वार्टर में उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे करते करते आप लास्ट में लेटेस्ट आओगे तो 70,000 करोड़ से ज़्यादा का है। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करते हो, तो जैसे मार्च 2026 क्वार्टर का है तो इसको दिसंबर 2025 से कंपेयर मत करना, ये करेक्ट कंपेरिजन नहीं है। इसको मार्च 2026 को कंपेयर करना मार्च 2025 वाले क्वार्टर से। जैसे मार्च 2025 में कितना है, 64,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है, और फिर मार्च 2026 में 70,000 करोड़ से। तो मतलब कि रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है, तो ये अच्छा सिग्नल है। इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब देखते हैं तो ऐसे ही कंपैरिजन करते हैं, जो ईयर ऑन ईयर पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाली वैल्यू थी उस पे, ना कि जस्ट एडजेसेंट क्वार्टर की। और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम ईयर ऑन ईयर का भी रेवेन्यू देखेंगे। तो अगर हम पिछले 10-11 सालों का देखें, 2015 की बात करें तो उस समय टीसीएस का जो सेल्स था, सेल्स को रेवेन्यू एक ही बात होती है, तो 94,000 करोड़ से ज्यादा का। ईयर ऑन ईयर आप चेक करोगे तो हर ईयर में आप देखोगे कि रेवेन्यू बढ़ ही रहा है। और लेटेस्ट मार्च 2026 में 2,67,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू टीसीएस का है। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि टीसीएस के पास जो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं वो भी और ज्यादा काम दे रहे हैं, प्रोजेक्ट का, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का बजट बढ़ा रहे हैं, और नए क्लाइंट भी टीसीएस के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी बड़े बड़े वाले क्लाइंट, इसीलिए इतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ पाया है। दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में मैं टीसीएस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको आईटी सेक्टर फ्रेमवर्क को डिटेल में समझाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो का मेन फोकस है कि आपको आईटी सेक्टर फ्रेमवर्क एकदम अच्छे से डिटेल में समझा दूं, और ये किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, बी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, कोई भी एक्सवाईजी कंपनी हो। तो अगर आज आपने ये फ्रेमवर्क समझ लिया तो आपको किसी भी आईटी सेक्टर की कंपनी का एनालिसिस करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको टीसीएस का ही डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस समझना है तो इसका भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, ऊपर साइड में लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप वो टीसीएस वाली वीडियो देख लेना, तो आपको टीसीएस के बारे में काफी डिटेल में पता चलेगा। अब हम वापस आते हैं अपने दूसरे तरीके पे कि कैसे पता करें क्लाइंट ग्रोथ और क्लाइंट एडिशन की। तो ये पहले वाले से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सीरियस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये जरूर चेक करना चाहिए। क्या है ये दोस्तों? हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट आके कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती है। तो उन कॉन्फ्रेंस कॉल्स को ज्वाइन करो, सुनो कि मैनेजमेंट क्या कमेंट्री दे रहा है, क्या कमिट कर रहा है, क्या फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दे रहा है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को अच्छे से एनालाइज करो। मैं पर्सनली भी कई कंपनियों के कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन करता हूं। अब सारी कंपनियों के तो नहीं कर सकता, इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ कंपनीज के मैं कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन करता हूं, उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अच्छे से थारोली रीड करता हूं, मैनेजमेंट की कमेंट्री और उनके फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट को मैं नोट डाउन करता हूं। इससे क्या होता है, एक फायदा ये भी होता है कि आपको मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी के बारे में भी पता चलता है कि अच्छा, मैनेजमेंट ने 3 क्वार्टर पहले क्या बोला था, 2 साल पहले क्या कमेंट्री दी थी, क्या फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट उस समय बोला था।
तो आप उसको कंपेयर करके इवेल्युएट कर सकते हो कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो कर भी रहा है या सिर्फ बोल रहा है। आई नो इतना सब कुछ करना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, और इसीलिए आपका भाई कंपाउंडिंग भारत चैनल ओपन किया है कि ताकि आपको एकदम आसान तरीके से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को सिखा पाऊं, वो भी फ्री में, विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी चार्ज। बस आप लोगों से कमिटमेंट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखा करो, जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताया करो, और साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। दोस्तों मैं कई आईटी कंपनी के कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स ज्वाइन करता हूं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ता हूं, तो उससे पता चलता है कि क्लाइंट एडिशन मतलब न्यू क्लाइंट, न्यू लोगो ऐड हो रहे हैं कि नहीं। मल्टी मिलियन डॉलर लाइक अगर बड़ी आईटी कंपनी है तो ये देखता हूं कि कितने 50-100 मिलियन डॉलर और बड़े क्लाइंट लाइक मोर देन 500 मिलियन डॉलर या 1 बिलियन डॉलर के क्लाइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दोस्तों ये जो मैं मल्टी मिलियन डॉलर डील की बात कर रहा हूँ, ये यूजुअली जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, विप्रो, एचसीएल, इन पे ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं। तो इनमें देखा करो 100, 200 या 500 मिलियन से ज़्यादा वाले कितने क्लाइंट्स हैं। अगर कोई छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसमें देखा करो 5-10 मिलियन डॉलर की कोई क्लाइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखो छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी को एकदम से 100-200 मिलियन डॉलर की डील नहीं मिलती है, तो उनमें छोटे छोटे क्लाइंट एडिशन देखा करो। हाँ अगर कोई मिड लेवल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं लाइक केपीआईटी टेक हो गया, परसिस्टेंट, कोफोर्ज या इन टाइप की जो मिड टायर वाली आईटी कंपनीज होती हैं, इनमें कई बार 200, 400, 500 मिलियन डॉलर की डील भी मिल जाती हैं। तो अगर इस टाइप की डील ऐसी मिड लेवल सॉफ्टवेयर कंपनीज को मिल रही है तो इसका मतलब ये समझो कि उन कंपनीज पे क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो ये अच्छा सिग्नल है उन कंपनीज के लिए। अब दोस्तों सेकंड फैक्टर की बात करते हैं जो कि होता है डील विंस। ये फैक्टर 1 से काफी रिलेटेड भी है। इसको मेजर करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है जिसे बोलते हैं टीसीबी, मतलब कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो टीसीबी हमें ये बताता है कि कंपनी ने नए क्लाइंट से कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, जिससे फ्यूचर में आने वाले अगले कई सालों तक रेवेन्यू आने की कितनी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, इसका अनुमान लगाया जा सके। तो दोस्तों इसको अगर मैं थोड़ा और आसान तरीके से बोलूं तो जितना ज्यादा और बड़ा डील विंस होगा तो उस आईटी कंपनी के लिए फ्यूचर की अर्निंग विजिबिलिटी उतनी स्ट्रांग होगी। तो मतलब टीसीबी से ये पता चलता है कि आज की डेट में कंपनी ने फ्यूचर की कमाई का कितना ऑर्डर सिक्योर कर लिया है। तो अगर मैं टीसीएस के ही टीसीवी की बात करूं जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ये जब मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था टीसीएस की तो उससे निकाला हूं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 40.7 बिलियन डॉलर है। तो इसीलिए टीसीएस के पास आने वाले कई सालों की रेवेन्यू विजिबिलिटी है आज की डेट में ही। तो अगर कोई बड़ी आईटी कंपनी मल्टीपल लार्ज डील विन करती है और उसका टीसीबी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, तो उससे हमें ये सिग्नल मिलता है कि आने वाले कई सालों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और डील विंस और ये टीसीबी हमें हर क्वार्टर चेक करना चाहिए कि लार्ज डील विंस कितनी आ रही हैं, लार्ज डील विंस ग्रोइंग हैं या गिर रही हैं एज कंपेयर टू पास्ट। दोस्तों अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं जो कि होता है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ये क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क होता क्या है, एकदम आसान तरीके से अभी समझाता हूं आपको। अगर किसी आईटी कंपनी का 40-50% या उससे ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ 5-6 बड़े क्लाइंट से आ रहा है तो ये रिस्की है। इसका मतलब क्लाइंट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। रिस्की ये क्यों है, मान लो अगर इसमें से 1-2 क्लाइंट भी छोड़ के चले गए तो सारा का सारा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से हिट हो जाएगा। और कई बार आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे कि आईटी कंपनी अचानक से अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दी, मतलब कि निकाल दी जॉब से। और ऐसा जो छोटी कंपनी या मिड लेवल की आईटी कंपनीज होती है उसमें ज़्यादा होता है, छोटी में तो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इनमें बहुत कम होता है, इसीलिए इनको स्टेबल बोला जाता है एज कम्पेयर टू स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनी। क्योंकि उसका रीज़न भी है ना कि अगर मान लो उससे 4-5-10 क्लाइंट चले भी गए टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी से तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका क्लाइंट कंसंट्रेशन इतना हाई नहीं है कि टॉप 5 क्लाइंट से 40-50% रेवेन्यू आ रहा है। वो वेल डाइवर्सिफाइड करके रखते हैं अपने क्लाइंट बेस को।
इसीलिए अगर 5-10 क्लाइंट जा भी रहे हैं तो और क्लाइंट आते भी रहते हैं, कई बार उनसे बड़े भी क्लाइंट आ जाते हैं, तो वो ईजिली मैनेज कर लेते हैं। वो उनकी हैबिट में आ चुका है ऑलरेडी कि कैसे मैनेज करना है। तो इसीलिए दोस्तों ये हमें ज़रूर चेक करना है कि क्लाइंट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कुछ 4-5-6 क्लाइंट पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की डिपेंडेंसी है। फोर्थ फैक्टर होता है जियोग्राफी डाइवर्सिफिकेशन। ये बताता है कि रेवेन्यू किन किन देशों से आ रहा है। आईटी सेक्टर में जियोग्राफी को जो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें सबसे बड़ा तो यूएसए है, फिर उसके बाद यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, इंडिया है, एशिया पैसिफिक है। दोस्तों आई नो कि इंडियन आईटी सेक्टर का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो अमेरिका से आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 80-90% से ज़्यादा अगर किसी आईटी कंपनी का रेवेन्यू अमेरिका से ही आ रहा है तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसा इसलिए अगर मान लो अमेरिका में रिसेशन आया, स्लो डाउन वहाँ की इकॉनमी हुई, तो इससे उस कंपनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्लाइंट्स क्या करता है, वो आईटी स्पेंडिंग, आईटी बजट को कट डाउन करता है, क्योंकि आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज को डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में काउंट किया जाता है। तो इसीलिए क्लाइंट अपने आईटी बजट को थोड़ा पॉज कर देता है जब भी इकॉनमी में स्लो डाउन के सिग्नल दिखते हैं। इसीलिए दोस्तों जो हमारी आईटी सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज है ना, वो यूएस को बहुत क्लोजली ट्रैक करती हैं। वो यूएस इकॉनमी की माइक्रो मैक्रो बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करती हैं। और कंपनी तो कंपनी, एम्प्लॉइज भी जो इंडियन हम आप जैसे लोग हैं जो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, क्योंकि मैं खुद जॉब कर चुका हूँ और अभी भी जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कॉलीग्स हैं, वो आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो बराबर अपडेट मुझे मिलती रहती है कि वो लोग खुद इस टेंशन में रहते हैं कि कहीं यूएस में स्लो डाउन ना हो जाए, नहीं तो हमारी नौकरी का क्या होगा, क्योंकि ले ऑफ स्टार्ट हो जाते हैं, नौकरी जाने लगती है। तो हमारे इंडियन भाई लोग भी जो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं वो भी ये मनाते हैं कि अमेरिका की इकॉनमी ग्रो करती रहे, अमेरिका आगे बढ़ता रहे, तो इससे हमारी जॉब सिक्योर रहेगी। क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर का काम क्या है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइक अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की तरह तो बनाते नहीं है। तो इसीलिए अगर एक कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो हमें ये भी जरूर चेक करना है कि जियोग्राफी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए किसी भी आईटी कंपनी का, कि अगर अमेरिका में स्लो डाउन हुआ तो यूरोपियन कंट्री से मैनेज हो सके। दोस्तों अब फिफ्थ फैक्टर की बात करते हैं, जो कि होता है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, सीसी ग्रोथ। ये आईटी सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। उसका एक मेन कारण ये भी है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, लेकिन मेरी नज़र में ये किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी की ग्रोथ को चेक करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि हमारी इंडियन आईटी सेक्टर की जो कंपनी है उनकी सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती है वो यूएस डॉलर में होती है, उसके बाद यूरो, पाउंड में और थोड़ी बहुत ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। तो इसीलिए अगर रूपी वीक या स्ट्रांग हो जाए तो रिपोर्टेड रेवेन्यू चेंज हो जाता है। तो कंपनी एक्चुअल में ग्रो हुई है या करेंसी की वजह से रेवेन्यू बढ़ा है, ये पता चलता है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ से। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी आईटी कंपनी का जो रिपोर्टेड ग्रोथ है वो है 9%। तो ये होता है हेडलाइन नंबर, जो आपको तमाम बिजनेस न्यूज चैनल और बिजनेस न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में दिख जाएगा। लेकिन मैं चेक करूंगा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, तो इस केस में मान लीजिए अगर वो 5% आई, तो इसका मतलब 4%, मतलब 9 - 5, जो 4% आया ये सिर्फ करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से गेन आ गया। एक्चुअल जो रियल ग्रोथ आई है वो 5% ही है। करेंसी फ्लक्चुएशन का मतलब, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनका जो मेजर रेवेन्यू होता है वो यूएस डॉलर में आता है, उनको पेमेंट मिलती है यूएस डॉलर में। तो अगर इंडियन रूपी हमारा वीक होता जा रहा है और यूएस डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, तो इससे हमारी इंडियन आईटी सेक्टर की कंपनीज को फायदा होता है, क्योंकि जब वो डॉलर को रूपी में कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से, एक्सचेंज रेट की वजह से जो गेन आता है वो रियल नहीं है, वो तो करेंसी का मूवमेंट की वजह से हुआ, वो आपका एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ नहीं हुआ ना, कि आपको कोई नया क्लाइंट मिल गया, नया प्रोजेक्ट मिल गया, उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ा। नहीं, क्लाइंट सेम है, प्रोजेक्ट सेम है, बट आपको करेंसी मूवमेंट का बेनिफिट मिल गया। और ऐसा रियल में होता है। अभी रिसेंटली टीसीएस के साथ भी यही हुआ। टीसीएस का जो मार्च 2026 क्लोजिंग वाला रिजल्ट आया था, तो उसमें आप जितने भी आप बड़े बड़े बिजनेस न्यूज़ चैनल्स या बड़े से बड़े रेपुटेड बिजनेस न्यूज़पेपर्स देखोगे तो उनकी हेडलाइन में टीसीएस के नंबर को बहुत अच्छा बताया था कि बहुत अच्छा रिजल्ट टीसीएस ने दिया, एस्टीमेट को बीट किया। लेकिन मैंने भी टीसीएस के रिजल्ट को डीपली थारोली एनालाइज किया तो मुझे उसमें कंसर्निंग सिग्नल दिखा ग्रोथ का। कांस्टेंट करेंसी के टर्म में ग्रोथ बहुत कम थी। तो मैंने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि आप लोगों को सही चीज बताई जाए, तो मैंने एक्स पे ट्वीट कर दिया। अभी आपको इस ट्वीट का एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूं। तो मैंने आप लोगों के लिए अपना ट्विटर अकाउंट ऑलरेडी ओपन करके रखा ताकि आपको क्विकली दिखा पाऊं। तो इसमें मैंने ये 4-5 ट्वीट का एक थ्रेड पोस्ट किया था। इसमें आप ये देखो,
यहाँ पे मैंने कांस्टेंट करेंसी के बारे में हाईलाइट कर रखा कि जो कांस्टेंट करेंसी की जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 1 और 2% के बीच थी। और दोस्तों ये ट्वीट मैंने जिस दिन टीसीएस का रिजल्ट आया था, आई थिंक 9 अप्रैल था, उसी दिन ट्वीट करके तुरंत ये बता दिया था कि टीसीएस का रिजल्ट सही नहीं है, कुछ कंसर्निंग सिग्नल है इसमें। तो कुछ लोगों के तो मेरे पास फोन भी आ गए कि भाई ये क्या बोल रहे हो, तमाम मीडिया चैनल में और न्यूज़पेपर में तो टीसीएस के रिजल्ट को बहुत अच्छा बता रहा है। तो मैंने बोला भाई मैं तो यथार्थ बता रहा हूँ, जो सच है वही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के रिटेल इन्वेस्टर के हित की ही बात करूंगा। जो सच है, जो सही है वही बताऊंगा, वही दिखाऊंगा। और जो कुछ बड़े बड़े स्मार्ट मनी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो भी ये बात समझ रहे थे कि रिजल्ट सही नहीं आया। इसीलिए जब अगले दिन शेयर मार्केट ओपन हुआ तो टीसीएस की दे धुलाई पिटाई चालू हो गई। टीसीएस का स्टॉक क्रैश करने लगा उस दिन। देखो शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं वो उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेन क्या है कि आप चीज़ों को समझो, बिजनेस फंडामेंटल्स को समझो। फिर टीसीएस अच्छा रिजल्ट देने लगेगा, बिजनेस की ग्रोथ अच्छी होगी तो शेयर प्राइस तो अर्निंग को कैच कर लेगा। तो मैं ये खुद मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस के मूवमेंट को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी खराब है, ये अच्छी है। इसीलिए हम लॉन्ग टर्म में एनालिसिस करते हैं। हाँ, मार्केट तो आपको अगर नेगेटिव रिजल्ट है, रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो आपको उस समय पनिश करेगा, लेकिन अगर आप फिर सही रिजल्ट दोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड भी देगा। और दोस्तों जब हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं तो बिजनेस न्यूज चैनल के सहारे या न्यूज पेपर्स के सहारे हम रह के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें मैक्सिमम टाइम आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म की बातें होती हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना बिजनेस न्यूज चैनल चलाना है, ट्रेडिंग के टिप्स देने हैं और बाकी बहुत सारे आप लोग समझदार लोगों समझते ही होंगे। इसीलिए जो कई इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो मीडिया के शोर शराबे में पता नहीं चलते हैं। तो हमें थोड़ा सा टाइम देके खुद का दिमाग लगा के थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मार्ट मनी होते हैं, वो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को जरूर ट्रैक करते हैं। और आपको भी स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है ना, तो आज के बाद जब भी आप आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करो तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जरूर चेक करना। दोस्तों अगर अभी तक की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में आप में से ज़्यादातर लोग भूल जाते हो। और चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, मैं यहाँ पे कोई कोर्स का, कोई ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। सब कुछ आपके अपने इस चैनल कंपाउंडिंग भारत में फ्री में सीखने को मिलता है। अब 6 फैक्टर की बात करते हैं, जो कि होता है वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिस आईटी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो उसमें ये देखो कि उसका बिजनेस जो है किसी एक या दो इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आईटी सेक्टर के लिए जो मेजर रेवेन्यू की इंडस्ट्रीज हैं वो है बीएफएसआई, रिटेल, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, टेलीकॉम एंड लाइफ साइंसेज। तो दोस्तों अगर किसी आईटी कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो सिर्फ एक सेक्टर, लाइक अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें, उसी से 60-70% से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो अगर बैंकिंग इंडस्ट्री वीक हुई तो उस आईटी कंपनी पे सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी। क्योंकि जब बैंकिंग इंडस्ट्री की हालत ऑलरेडी ख़राब है तो वो अपना ये आईटी स्पेंडिंग बजट भी कट डाउन करेगा। तो इसीलिए जब आप इन्वेस्टिंग करते हो किसी भी आईटी सेक्टर की कंपनी में, तो ये भी देखो कि किसी एक इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो उसके बिजनेस की। बिजनेस वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अब 7th फैक्टर की बात करते हैं, जो कि होता है एम्प्लॉय अट्रिशन। ये आईटी सेक्टर में काफ़ी पॉपुलर मैट्रिक होती है। तो एक लाइन में एकदम आसान शब्दों में इसका मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ के चले गए हैं। दोस्तों अगर आईटी सेक्टर में एम्प्लॉय अट्रिशन रेट 10-15% की रेंज में है तो वो नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हेल्दी है वो। लेकिन अगर एट्रिशन रेट सडनली 20-25% से ऊपर होने लगे तो ये कंसर्निंग सिग्नल हो सकता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉय छोड़ के क्यों जा रहे हैं उस आईटी कंपनी को। हाई एट्रिशन का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे हायरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और फिर ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे कंपनी के मार्जिन गिर सकते हैं और क्लाइंट डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। क्योंकि अगर किसी प्रोजेक्ट से बार बार एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो क्लाइंट के लिए भी कंसर्निंग पॉइंट हो जाता है। अब 8th इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, जो कि होता है यूटिलाइजेशन रेट। एकदम आसान शब्दों में यूटिलाइजेशन रेट हमें क्या बताता है कि जितने नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स किसी आईटी कंपनी में हैं उनमें से कितने प्रोडक्टिव डिप्लॉयड हो रखे हैं किसी प्रोजेक्ट में, कितनों की क्लाइंट बिलिंग हो रही है। मतलब कि अगर 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो उसमें से अगर 70 की ही क्लाइंट बिलिंग हो रही है, 70 ही प्रोडक्टिवली डिप्लॉयड है किसी न किसी प्रोजेक्ट में, और 30 की कोई क्लाइंट बिलिंग नहीं हो रही है, तो वो 30 हो गया बेंच स्ट्रेंथ। बेंच का मतलब होता है कि उनके पास कोई काम नहीं, वो खाली पड़े हैं, मतलब कि उनसे कंपनी कोई भी प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं निकाल पा रही है। तो यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन रेट निकल के आएगा वो 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70% हुआ यूटिलाइजेशन रेट।
ये बताता है। तो अगर वाकई में किसी कंपनी का यूटिलाइजेशन रेट 70-72% है तो वो सही नहीं है, वो फिर बहुत लो यूटिलाइजेशन में काउंट हो जाएगा। अब फिर वो कंपनी के मार्जिन को हिट करेगा, क्योंकि इंप्लॉइज को तो सैलरी देनी पड़ेगी आपको, चाहे क्लाइंट से पैसे आए चाहे ना आए। तो खास करके जो बड़ी IT कंपनीज हैं उनका 85% के आसपास अगर यूटिलाइजेशन है तो वो अच्छा माना जाता है, वो हेल्दी यूटिलाइजेशन है। लेकिन अगर यूटिलाइजेशन 95% से ऊपर चला जाए तो ये भी कंसर्निंग पॉइंट है। इससे दो मेन प्रॉब्लम हो सकती है। पहला अगर बात करें तो इम्प्लॉय बर्नआउट बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एकदम देसी में बोलूँ तो इम्प्लॉय से खींच के काम करा रही है कंपनी। और दूसरे कंसर्न की बात करूँ तो वो है फ्यूचर कैपेसिटी कम है। इसका मतलब अगर यूटिलाइजेशन 95% 98% है, क्योंकि अचानक से अगर मान लो कोई बड़ा क्लाइंट आ गया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, तो उसके लिए तो इम्प्लॉय स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्रोजेक्ट वो हाथ से निकल जाता है, तो ये रिस्क भी होता है। इसीलिए जो बड़ी कंपनीज हैं वो एक हेल्दी बेंच स्ट्रेंथ हमेशा मेंटेन करके रखती हैं, ताकि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा क्लाइंट आए तो उनके लिए वो रेडी रहें। दोस्तों, अगर मैं खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं तो मैं दुनिया के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक IBM में काम कर चुका हूं, और कई छोटी छोटी कंपनी में भी काम कर चुका हूं, मिड लेवल IT कंपनी में भी काम कर चुका हूं। तो एकदम ग्राउंड जीरो लेवल के अनुभव से एक बात बोल सकता हूं कि जो IBM जैसी कंपनी है उनमें तो 85-86% ये बेंच स्ट्रेंथ मेंटेन करते थे, लेकिन जो छोटी कंपनी एक्चुअल में वो ये सब स्टैंडर्ड उतना फॉलो नहीं करते हैं। जिनमें मैं काम कर चुका हूं उसमें आप विश्वास नहीं करोगे 98-99% यूटिलाइजेशन होता है, मतलब कोई बेंच स्ट्रेंथ के नाम पे कुछ नहीं होता है। और जिस मिड लेवल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर चुका उसमें भी 95% से ऊपर ही रहता है। इसीलिए जो IBM, TCS, एक्सेंचर, इन्फोसिस जैसी कंपनीज होती हैं, इनमें अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए तो बड़े ईजिली वो मैनेज कर लेते हैं, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके स्मूथली रन करते हैं। लेकिन छोटी कंपनीज के लिए चैलेंजिंग होता है कि अगर अचानक से कोई ऐसा क्लाइंट बड़ा आ जाए तो उनके लिए उस प्रोजेक्ट को स्मूथली स्टार्ट करना और एग्जीक्यूट करना टफ हो जाता है। हाँ, जो कंपनियां फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोचती हैं, एक लॉन्ग रन विजन लेके चलती हैं, वो मेंटेन करेंगी, लेकिन यूजुअली छोटी कंपनियां बेंच स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 9th फैक्टर की, जो कि होता है फ्री कैश फ्लो। IT कंपनी में कैश इज किंग। इसको अगर देसी में एकदम बनिए की भाषा में बात करूं तो धंधे से गल्ले में कितना पैसा आ रहा है। तो इसलिए हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट देख के रुक नहीं जाना है, हमें ये भी देखना है कि वो नेट प्रॉफिट सिर्फ बुक्स एंड अकाउंट्स में दिख रहा है या एक्चुअल में भी फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, मतलब कि कंपनी के बैंक अकाउंट में वो रियल पैसा आ भी रहा है कि नहीं। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो अकाउंटिंग से मैनिपुलेट हो सकता है। जो CA वाले भैया लोग हैं या जो अकाउंटिंग ऑडिटर होते हैं वो इस बात को बहुत ईजिली समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे तरीके होते हैं प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए, और कई कंपनियां करती भी हैं। लेकिन फ्री कैश फ्लो को जो जनरेट किया हुआ दिखा रहे हैं उसको मैनिपुलेट करना रिलेटिवली काफी टफ होता है। तो इसीलिए जब भी किसी IT सेक्टर की कंपनी को इवेल्युएट करो उसका फ्री कैश फ्लो देखना मस्ट है। वो पॉजिटिव तो होना ही चाहिए और वो हायर रेंज में होना चाहिए, मतलब 90-100% की रेंज में। इसको अभी मैं आपको स्क्रीनर पे ले जाके TCS का ही फ्री कैश फ्लो दिखाऊं एक बार। तो ब्राउजर ऑलरेडी ओपन है, TCS ऑलरेडी स्क्रीनर पे ओपन है। तो अगर मैं कैश फ्लो पे चलूँ तो आप देखोगे, अगर मैं लेटेस्ट 2026 की ही बात करूं तो 48,000 करोड़ प्लस का ये जनरेट किया है फ्री कैश फ्लो। और आप हर ईयर का देखोगे तो पॉजिटिव ही है। और TCS जैसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो हमेशा हाई ही होता है। आप देखोगे तो ये 90% से ऊपर की रेंज में मैक्सिमम टाइम मिलेगा, कई बार 100% से भी ऊपर गया है। इसको अगर एक बार नेट प्रॉफिट से कंपेयर करें तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी। तो एक बार नेट प्रॉफिट दिखाऊं, ये देखो, अगर साल 2026 का ही नेट प्रॉफिट देखें तो 49,000 प्लस करोड़ का है। ठीक है, तो अभी हमने फ्री कैश फ्लो देखा था अराउंड 48,000 प्लस करोड़, तो ये हेल्दी रेंज है। और यूजुअली TCS जैसी बड़ी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनीज का जो फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन रेट होता है वो हायर ही होता है। अब दोस्तों 10वें फैक्टर की बात करते हैं, जो कि है फिनेंशियल रेशियो। इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं जो मैं पर्सनली जरूर चेक करता हूँ, जिसमें पहला है ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, दूसरा होता है ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और तीसरा है PE रेशियो। दोस्तों ROE का मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, साइड में ऊपर लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो वो ROE वाला वीडियो देख लेना, ROE एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। और अगर आप ROC वाले वीडियो में भी इंटरेस्टेड होगे तो नीचे कमेंट करके बता देना, एक डेडिकेटेड ROC से रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये फिनेंशियल रेशियो की डिटेल आपको अच्छे से समझाने के लिए कि उनकी क्या रेंजेज इंपॉर्टेंट होती हैं, मैंने IT सेक्टर का पिछले 15 सालों का डेटा एनालिसिस किया। तो उस बेसिस पे मैंने ROE और ROC को 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो वो 4 कैटेगरी हैं एक्सीलेंट, गुड,
एवरेज और पुअर कैटेगरी। दोस्तों यूजुअली आईटी सेक्टर में जो आरओई और आरओसी होता है दूसरे सेक्टरों के कंपैरिजन में रिलेटिवली हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े मशीनरी इक्विपमेंट की कॉस्ट नहीं होती है, एम्प्लॉयज़ की मेनली कॉस्ट होती है। इसीलिए अगर आरओई 30% से ज़्यादा तो हम उसे एक्सीलेंट बोलेंगे। किसी और इंडस्ट्री में हो सकता है 20% के ऊपर भी एक्सीलेंट हो सकता है। इसीलिए मैंने 15 सालों का डेटा एनालिसिस करने के बाद ये रेंज निकाली है। और अगर 20 से 30% की रेंज में है तो वो गुड की कैटेगरी में आएगा, और अगर 15 से 20% की रेंज में है तो वो एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। लेकिन ये 15 से भी अगर नीचे हो तो वो खराब वाली कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से आरओसी अगर 35% से ज़्यादा है तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा है मैंने, और अगर 25 से 30% की रेंज में है तो वो अच्छा माना जाएगा, और अगर 20 से 25% की रेंज में है तो वो एवरेज है, और आरओसी अगर 20% से भी नीचे है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके से जो 15 सालों का मैंने पीई के डेटा का एनालिसिस किया आईटी सेक्टर पे, तो अगर उसके बेसिस पे बताऊं तो किसी आईटी कंपनी का अगर पीई 18, 20, 25 के रेंज में अगर हो तो उसको आप फेयरली वैल्यूड कह सकते हो, प्रोवाइडेड अगर उस लेवल की थोड़ी डिसेंट ग्रोथ भी आ रही है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रोथ तो आ रही है 4-5% और पी फिर भी 25 का है, और इसी तरीके से अगर पी 30, 32, 35% से ऊपर जा रहा है लेकिन उतनी कोई फिनोमिनल ग्रोथ नहीं है उस आईटी कंपनी में, या तो रेवेन्यू ग्रोथ भी 25-30% की रेट से बढ़ रहा है लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ 8-10% की रेट से ही बढ़ रहा है, और पी उसका 30, 32, 35 है, तो पी के हिसाब से महंगा हो गया। और यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट रेंज बताऊं, अगर किसी कंपनी का पी 15 से कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सस्ता हो गया, हो सकता है उस कंपनी में ग्रोथ के कंसर्न है, ग्रोथ की विजिबिलिटी नहीं है फ्यूचर में, तो ऐसी आईटी कंपनी से जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो पहले ही सतर्क हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर पी रेशियो के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हो तो इस पर मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा बहुत डिटेल में, रियल लिस्टेड कंपनीज के एग्जाम्पल के साथ। साइड में उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, चाहे अभी देखने का मन हो तो अभी देख लो, या इस वीडियो के फ्लो में हो तो इसको पूरा कंप्लीट करके बाद में तसल्ली से देख लेना, आपको पी का सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक की डिटेल डाल दूंगा। तो दोस्तों जो ये मैं अभी 10वां फैक्टर आपको बताया, इसका दम तभी ज्यादा दिखेगा जब ऊपर के जो 9 फैक्टर हैं वो आप जिस आईटी कंपनी के शेयर की एनालिसिस कर रहे हो वो फैक्टर्स कंपनी के फेवर में हो। चलो एक आध फैक्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर्स कंपनी के फेवर में नहीं है और सिर्फ फाइनेंशियल रेशियो फेवर में है तो ये भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं होता है। तो ऐसे आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक अपने 10 फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब 11वां बोनस फैक्टर आपको बताऊं तो अपने क्रिकेट की भाषा में बोलूं तो प्लेइंग 11 अपनी बन के रेडी हो जाएगी। तो 11th फैक्टर है मैनेजमेंट कमेंट्री एंड गाइडेंस। तो इसके लिए एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस कॉल जो होती है मैनेजमेंट में, उसके मैनेजमेंट के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैनेजमेंट के पॉजिटिव वर्ड्स जो आपको ध्यान देने हैं लाइक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, हेल्दी डिमांड, लार्ज डील मोमेंटम, मार्जिन एक्सपेंशन, एआई अपॉर्चुनिटीज, और नेगेटिव वर्ड जिस पे आपको ध्यान देना है और एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना है जब आईटी सेक्टर का मैनेजमेंट बोले, डिमांड अनसर्टेनिटी, डिलेड डिसीजन मेकिंग, क्लाइंट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, प्राइसिंग प्रेशर, प्रोजेक्ट रैम्प डाउन। अगर दोस्तों ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वर्ड मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में यूज कर रहा है कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो इससे स्मार्ट इन्वेस्टर पहले ये अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसकी अर्निंग ग्रोथ कैसी होगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि हर क्वार्टर में मैनेजमेंट 4 चीजें जरूर बताता है, जो कि डिमांड, मार्जिन, हायरिंग और फ्यूचर ग्रोथ। तो मैनेजमेंट इस पे जो भी गाइडेंस दे रहा है उसको हमें क्लोजली मॉनिटर करना होता है कि मैनेजमेंट रिपीटेडली अपने गाइडेंस को मिस कर रहा है या एक्सपेक्टेशन को बीट कर रहा है। अगर रिपीटेडली मिस कर रहा है तो ये कंसर्निंग सिग्नल है, और इससे मैनेजमेंट के ट्रस्ट और उसके खुद के क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों अब हमारी आईटी सेक्टर की प्लेइंग 11 लिस्ट एकदम बन के तैयार हो चुकी है, और आप जब भी बैटिंग करने उतरें, जब भी आईटी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने के लिए जाएं तो ये 11 फैक्टर चेक करना मस्ट है, बहुत जरूरी है। इन फैक्टर्स को थारोली चेक करने के बाद ही आप किसी आईटी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना। तो दोस्तों अभी तक जो हमने इतना सीखा, इसको अगर एक क्विक समरी फॉर्म में बना के आपको बताऊं तो रेवेन्यू सिर्फ बढ़ रहा है या एक्चुअल बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, उसके लिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखो। कंपनी को नया क्लाइंट मिल रहा है या नहीं, तो उसके लिए क्लाइंट एडिशन देखो। फ्यूचर की अर्निंग कितनी सिक्योर है,
तो उसके लिए टीसीबी देखो, मतलब लार्ज डील विंस देखो। रेवेन्यू सिर्फ 2-4 बड़े क्लाइंट से आ रहा है या डाइवर्सिफाइड है, तो उसके लिए क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन देखो। रेवेन्यू सिर्फ अमेरिका से आ रहा है या अलग अलग कंट्रीज से, तो उसके लिए जियोग्राफी डाइवर्सिफिकेशन देखो। कंपनी कहीं एक दो इंडस्ट्री पे ही तो नहीं डिपेंडेंट है, तो उसके लिए वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन देखो। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए एट्रिशन रेट देखो। एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव हैं या बेंच पर बैठे हैं, तो उसके लिए यूटिलाइजेशन रेट देखो। प्रॉफिट सिर्फ बुक्स में दिख रहा है या कैश में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए फ्री कैश फ्लो देखो। और अगर ये सब सही तो उसके साथ 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो भी चेक करो, जो कि है पी रेशियो, आरओई एंड आरओसी। और इन सब के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है मैनेजमेंट की कमेंट्री एंड गाइडेंस। मैनेजमेंट फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है या कॉशियस है, ये जरूर ट्रैक करो। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप ये प्लेइंग 11 फ्रेमवर्क को फॉलो करते हो तो आज के बाद किसी भी आईटी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टिंग से पहले सिर्फ प्राइस नहीं देखोगे, बल्कि उसके बिजनेस को इवेल्युएट करना सीख जाओगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में वही इन्वेस्टर्स वेल्थ बनाते हैं जो प्राइस से पहले बिजनेस को इवेल्युएट करते, बिजनेस को समझते हैं। क्योंकि प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी का बिजनेस सॉलिड है, बहुत अच्छा है, तो उस कंपनी का शेयर आज नहीं तो कल अपने इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएट करके दे ही देगा। और ऐसा मैंने खुद कई बार होते हुए देखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आईटी सेक्टर एनालिसिस फ्रेमवर्क वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने चैनल कंपाउंडिंग भारत को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लेना, ताकि फ्यूचर की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ये चैनल आपका ही है, आपके लिए ही बनाया है, इसलिए एकदम फ्री है। यहाँ पे कोई चार्ज, कोई फीस नहीं लगती है। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले समय में और भी वैल्यूएबल वीडियो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की आएंगी इस चैनल पे। और आपका जो भी ऑनेस्ट फीडबैक हो जल्दी से नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि जो आज हमने ये 11 फैक्टर सीखा है, इसको मैं प्रैक्टिकली किसी एक आईटी स्टॉक पे इम्प्लीमेंट करके आपको लाइव दिखाऊं, तो नीचे कमेंट करके बता देना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो मैं एक आईटी कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करके वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पे रोकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।